जी नमस्कार आप सभी को। आइए हम जानते हैं जो कोरोना महामारी आई और खैर काफ़ी देशों में आई, इसके कारण सबकी पढ़ाई रुकी हुई है। ठीक है, जो मैच्योर क्लासेस में 11-12 जो है वहाँ पे जो हमारी पढ़ाई रुकी है, इसका हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक, और ये हुआ भी है। बच्चे घर पे पढ़ नहीं रहे हैं, शायद मौज मस्ती में लगे हैं। मैं खुद को इंक्लूड करूँ तो मैं भी। देखिए इस केस में हमें एक इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ूँ मुझे मेरे टीचर पढ़ाई इंटरेक्शन बना रहे। खैर हालांकि हमें 12th का रिजल्ट का वेट करें, हमारा इंटरेक्शन नहीं बन पा रहा यहाँ किसी से। ठीक, तो लेकिन खैर आपके लिए हम हैं यहाँ पे। तो खैर पढ़ाई तो सभी सब्जेक्टों की रुकी हुई है आपकी, लेकिन जहाँ तक मैं सहायता कर सकता हूँ वो केमिस्ट्री में आपकी सहायता कर सकता हूँ। ठीक, तो केमिस्ट्री की जो पढ़ाई है वो जो आपने मान लीजिए हमने भी जो 9th-10th में अगर अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो हमारा ब्रेन इतना सेंसिबल नहीं होता, ठीक है, हम इतने सिंसियर नहीं होते, हमारे पेरेंट्स इतने नहीं डांटते खैर, या टीचर इतना डांट फटाकर नहीं लगाते, तो हम नहीं पढ़ते। तो वही चीज़ हम 9th-10th मान लो नहीं पढ़ा, या फिर 10th में थोड़ा पढ़ा तभी तो साइंस मिली, मान लो 9th नहीं पढ़ी, तो जो ये 11-12 का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, जो 11-12 में क्या बच्चों को पढ़ना है, तो बेसिक दोबारा शुरू हो जाती है। जो 9th की जो हमारी पढ़ाई छूटी साइंस की, मान लो जो बच्चे हमने छूटी नहीं, हमें मौका तो मिला, हमने नहीं पढ़ा, तो ये वापस बेसिक शुरू होगा। जिन बच्चों का इसमें इंटरेस्ट है, जिन यूजुअली जो साइंस लेते हैं उनका इंटरेस्ट ही होता है, या कोई बहुत बड़ा एम होता है जिसके लिए काफ़ी कुछ खोना पड़ता है और फिर मिलता है। ठीक, तो ये बेसिक से आप 11th से सीखेंगे, और 12th के जो पूरी पढ़ाई होगी, तो ये बेसिक खैर एक नींव होती है, वो किसी बड़ी चीज़ को जन्म देती है। तो खैर ये नींव है केमिस्ट्री की। तो आइए केमिस्ट्री पढ़ाई शुरू करते हैं। इसमें आपको 9th का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, मिक्स मिलेगा, पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और बेहतर हो जाएंगे, ये तो गारंटी है, बेहतर ही होंगे। ठीक, तो जो केमिस्ट्री की पढ़ाई है, सबसे पहले ये काफ़ी एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने समय से ये शुरू कर दी गई। ठीक, जो काफ़ी हमारे दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, जो वैज्ञानिक वैसे शब्द बाद में आया, जब साइंस आया तो तब तो साइंटिस्ट आए। ठीक है, पहले के लोगों को साइंटिस्ट नहीं, शायद दार्शनिक कहा जाता था। ठीक है, ये कुछ अब योगी समझ लीजिए जो पढ़ते थे, तो ये इन चीज़ों को जानते थे, तो वो इन चीज़ों के बारे में बहुत बार कहा गया कि कणों के बारे में, सबसे छोटा कणों के बारे में, इनसे के बारे में काफ़ी, जैसे हम आज एटम के नाम से जानते, काफ़ी बात चली। ठीक है, तो जैसा कि आगे बात बढ़ी तो समय बीतता गया, तो किसी ने कहा कि वो जो पंचतत्व होते हैं, जैसे आग, पानी, हवा, ज़मीन, और एक और जो क्या कहते हैं 5वां होता है स्पेस, खाली स्थान, इन सबको मिलके जो बना होता है उसे मैटर कहते हैं। एटम भी और क्या कहते हैं मास भी उसका होता है, और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन मास बहुत कम होता है और छोटा बहुत होता है। ठीक है, लेकिन एटम के कंबाइन होने से जो एक कुछ ऐसा सूक्ष्म बनता है जिसे हम देख सकते हैं, तो वो मैटर कहलाता है। ठीक, तो मैटर की जो एक्चुअल डेफिनेशन है जो साइंस में है, बुक जो एनसीईआरटी में आपको मिलेगी, ये 9th की भी 11th की भी, वो कुछ ऐसे है, मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कि इसको जानने के लिए जैसे कुछ भी आप ले लीजिए, चाहे इस फ़ोन को ही ले लीजिए कि क्या कहते हैं कि इसका मास है, ऑक्यूपाई आपके सामने रखा हुआ है, और ये स्पेस भी लेता है। ठीक है, छूते हैं तो फील होता है, जिसको हम अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं। जितनी मेरे 5 और उससे छठी-सातवीं भी होती है, कह रहे वो हमारे पास ऐसे नहीं आती, योग से आती है। तो जो 5 सेंसेस उसके इस्तेमाल अगर हम फील कर सकते हैं तो मैटर यूजुअली कहलाता है। ठीक है, तो आप जैसे अगर मान लीजिए टेबल बैठे हैं, चेयर कुर्सी कहीं बैठे हैं, वो भी मैटर है। ठीक है, हवा भी मैटर है। लोगों ने विश्वास नहीं किया हवा मैटर है, तो उसको किसी टायर में भर दिया और कहा देखो इसका भी मास होता है, क्योंकि खाली टायर का वजन कम आया, हवा से भरे टायर का वजन ज़्यादा आया, तो कहा कि हाँ हवा का भी मास होता है, और स्पेस तो वो ऑक्यूपाई कर ही रहा है, जहाँ जाता है वहाँ फैल जाता है। टायर में स्पेस ऑक्यूपाई किया तो हवा, एयर को भी मैटर मान लिया गया। ठीक है, मैटर पे बात चली। तो हम अब खैर 11th की पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारा पहले चैप्टर का नाम है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो बेसिक होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई आपको हार्डनेस फील नहीं होगी इसको सॉल्व करने में या इसको समझने में, बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी वैज्ञानिकों के क्या पता नाम भी आए इसमें समझाने के लिए, नहीं तो आगे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती है तो काफ़ी अच्छा रिलीफ फील होगा आपको पढ़ाई से। ठीक, कोई बर्डन वाली बात नहीं है। तो जो हमने एक्चुअल डेफिनेशन बता दी मैटर की, उसके बाद केमिस्ट्री में, ठीक है, कोई यही जानना चाहता है ना कि केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री पढ़ के हो रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री है क्या। तो जहाँ तक हमें पता है, तो जहाँ तक किताबों में भी लिखा है, केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड
कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट और एटम। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? ठीक है, तो जो हमने ऊपर मैटर पढ़ा, तो ये मैटर के बारे में जो उसकी कंपोजिशन की, वो किस चीज़ से बना हुआ है, जो एटम का नाम अब आएगा कि किस चीज़ से बना हुआ है, स्ट्रक्चर उसका, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, और क्या कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी मतलब जो क्या विशेषताएं हैं इसमें, मतलब क्या मतलब रिएक्ट करें तो क्या बनता है, कैसे होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो ये जानने के लिए तो ये होगा हमारा। ठीक है, केमिस्ट्री में हम यही पढ़ेंगे क्योंकि किसी ने इसका, खैर इसका दूसरी चीज़ भी है कि इसे कहा जाता है साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जहाँ केमिस्ट्री बात आएगी वहाँ पे आपको एटम एंड मॉलिक्यूल्स ही सुनने को मिलेगा। ठीक है, कहीं भी रिएक्शन कराएंगे वहाँ आपको मॉलिक्यूल मिलेंगे, कहेंगे इनको रिएक्ट करवाओ। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन भी मिलेंगे जहाँ एलिमेंट रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स यूजुअली इस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अब क्या इसके बाद इसके यूज़ क्या है? हाँ, कोई भी इंसान जैसे आज के ज़माने में वो जानना कहेगा कि किसी चीज़ को पढ़ें, हम अपना टाइम दें, ठीक है, पैसा खर्च करें, जो आप अभी नेट से कर रहे हैं, हम बनाने में कर रहे हैं, तो हम क्यों ऐसा करें? मतलब किसकी मतलब हमारी क्यूरियोसिटी में इसका क्या फ़ायदा है? तो इसका फ़ायदा यही है कि किसी मतलब कई बेनिफिट्स हैं। आज जो आप कपड़े पहनते हैं, जो डाइस है, वो भी जो कलरफुल डाइस हैं, हरा, नीला, पीला, ये जो भी कलर है, ठीक है, वो सारे केमिस्ट्री का केमिकल ही होते हैं, और जो धागों से बने कपड़ों पे चढ़ाए जाते हैं, जिसके कारण एक अच्छा कपड़ा हमें मिलता है पहनने को, रंग बिरंगे हम कलरफुल फील करते हैं यूजुअली। तो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आता है यूज़ ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, कोई भी चीज़ कैसी पढ़ी गई, कैसी बनी, इसमें वैसे अगर किसी को इंटरेस्ट ना हो पढ़ाई में कि कैसे बनी, कहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन भैया यूज़ में पक्का इंटरेस्ट होता है, यूज़ करना लोग अच्छे से जानते हैं। तो यूज़ ऑफ केमिस्ट्री, हम जो यूज़ बताऊंगा उसमें आपको काफ़ी खुशी होगी इसमें, तो काफ़ी इसके यूज़ हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं जैसे शुरू करता हूँ, जो मैंने आपको बताया, ठीक, तो क्लॉथ्स के डाइस बनाने में, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है, जिससे हम कलरफुल कपड़े पहन सकते हैं इजीली, कोई से भी रंग का, जो भी रंग हम चाहते हैं आराम से एक केमिकल से बन जाते हैं। वो कलर कहाँ से मिलते हैं, फूलों से मिले या कहीं से सिंथेटिक मेथड से बनाने पड़े, वो मिल जाते हैं, फिर अब वो रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हैं। रेट भले उसका सस्ता हो महंगा हो, वो अपने बजट के हिसाब से। ठीक, तो ये यूज़ हमने एक यूज़ तो इसका जान लिया, जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, जो आपने पहन रखा है वो भी केमिस्ट्री के। अब दूसरा ये है कि मान लीजिए जैसे कई बीमारियां होती हैं, तो ठीक है, तो बीमारियों की दवाइयाँ क्या कौन बनाएगा? हम जैसे जैसे अभी कोरोना है, ठीक है, तो कोरोना की वैक्सीन कौन बनाएगा? मान लो एक बायोलॉजिस्ट इसके पीछे लगे हैं, तो केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे केमिकल्स जैसे सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल are used in cancer therapy. ये कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं। हम जानते हैं कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है, जिसको हो जाता है वो तुरंत मर ही जाएंगे। ठीक है, तो इससे बचने की दवाई, वैसे पुख्ता दवाई तो अभी नहीं है, लेकिन काफ़ी खर्चा होता है। खर्चे से ये गरीब इंसान इलाज कराने नहीं जाएगा, सह के घर पे रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो दवाइयाँ हैं ये उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, कहती है कैंसर थेरेपी जो होती है उसमें ये इस्तेमाल होती हैं। ठीक, और अब कई चीज़ें मतलब साइंस एक दूसरे से इंटर कंबाइन है। केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, मैथ पढ़ो। मैथ तो वैसे साइंस अलग आता है, लेकिन ये सारी एक दूसरे से कंबाइन हो रखी है, खाली अलग अलग ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो हम कहेंगे बम जैसे बम भी बने इसकी मदद से। ठीक है,
ट्राइनाइट्रोटोल्यून, ठीक है, TNT एक बहुत ही बड़ा बम भैया, ठीक है, और नाइट्रोग्लिसरीन, अब इसके बाद आ गया हमारा डायनामाइट, जिस पे पैर रखो तो फट नहीं जाता ऊपर, तो ये हमारा डायनामाइट एटसेट्रा हम अगर मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चाहे यहाँ पे हाइड्रोजन बम मान लो, चलो यहाँ खैर एटसेट्रा भी यहाँ छोड़ते हैं। तो ये जो बम बनते हैं ये भी केमिस्ट्री के उपयोग से बनते हैं, हालांकि बनने नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़े का ही मतलब लड़ाई झगड़े इस्तेमाल होता है, एक फटा तो मतलब पता नहीं कितनों की जान जाएगी, तो ये खैर बनने नहीं चाहिए, लेकिन ये केमिस्ट्री का यूज़ करके ये भी बना, ठीक है। या फिर ऐसा कह लीजिए पहले ही बन गया, बाद में पता चला कि ये केमिस्ट्री की मदद से बनना चाहिए था, तो ये कुछ ऐसे बना। तो 3 तो ये हमारे यूज़ हो गए। चौथे यूज़ में क्या कहें कि ठीक, 3 यूज़ अभी समझते हैं, बाकी इसका यूज़ हम वार्तालाप में अपने रखेंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूज़ हो गए, ठीक। और हाँ, तो कुछ मैं वही बताऊंगा कि चलो प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन फूड, ठीक है। केमिस्ट्री यूज्ड इन मेकिंग प्रिजर्वेटिव फॉर फूड, ठीक है। जो भी हम फूड है हमें आज नहीं खाना, कल खाना चाहते हैं भाई, परसों खाना चाहते हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, उसकी खुशबू भी बनी रहती है, ठीक है, ऑक्सीडाइज इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, और क्या कहते हैं, और हाँ, और टेस्ट भी नहीं बदलता, उसका टेस्ट शायद थोड़ा बदल सकता है लेकिन प्रिजर्व रहेगा, बिल्कुल सड़ गल नहीं जाएगा, कीड़े नहीं आ जाएंगे उसके ऊपर। तो ये कुछ ऐसे केमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं ये हमारे लिए, ठीक है। हम 2000 मतलब इस सदी में जी रहे हैं, इसलिए हमें रोल देखने को मिल रहे हैं, खैर आगे ये और बढ़ जाएंगे, शायद पिछली जनरेशन थी शायद उन्हें नहीं देखने को मिले, पढ़ने को ही नहीं मिला होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ केमिस्ट्री के यूज़ हो गए। और ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कॉमन यूज़ अपनी तरफ से लिखे तो लिख देंगे केमिस्ट्री इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, ऑर्नामेंटल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, डेकोरेटिव, जिसको हम जैसे घर को सजाना है तो भैया इससे मतलब केमिस्ट्री का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से सजा सकते हैं, ठीक है। तो ये डेकोरेटिव या फिर ठीक है डेकोरेटिव सजाने लायक वस्तु, जिससे हमारा घर अच्छा दिखे, कोई पड़ोसी वगैरह आए या सड़क से कोई जा रहा हो तो उसे अच्छा घर दिखे हमारा, ठीक है। तो ये डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल के रूप में इस केमिस्ट्री बनाने में मदद करेगा उसको, ठीक है। अब ये केमिस्ट्री यूजुअली जादू की तरह दिखता है, कोई चीज़ मिलाओ आग निकल जाए, फट जाए, तीसरी चीज़ बन जाए। जो पुराने समय में जब माइकल फेराडे थे तो उनके ज़माने में ये सब होता था कि जिसको केमिस्ट्री का ज्ञान है उसे जादूगर माना जाता था, क्योंकि वो जादू दिखाता था। फिर वो खैर पैसा कमाता था या नहीं कमाता था, लेकिन उसको जादूगर माना जाता था उसके इस प्रोफेशन से, ठीक। तो केमिस्ट्री के यूज़ हो गए। उसके बाद अब आते हैं हम, जैसे कि बुक में है जहाँ से मैं पढ़ के आए हैं, तो उसमें है नेचर ऑफ द मैटर, ठीक है। एनसीईआरटी से दूर की बात नहीं है, ये पूरा एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी जो रेफरेंस की बुकें होती हैं ये सब भाई एक साथ ही चलते रहते हैं, ठीक है। वो एनसीईआरटी से ऊपर जाने की कोशिश तो करते हैं कि हम एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखें, लेकिन इतना ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं कि बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, इतनी मोटी बुक हो जाती है, ठीक। तो उसके बाद है हमारा नेचर ऑफ मैटर। मैंने कहा था कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो नेचर जान लें इसका हम। हाँ चलो, नेचर ऑफ मैटर क्या है हमारा, मैटर का नेचर भैया क्या है, ठीक है। हम जानते हैं फिज़िकल नेचर और केमिकल नेचर, ठीक है। अब इसके जो 2 नेचर है, ठीक है, एक आता है हमारा फिज़िकल, ठीक है, पहला, और दूसरे में आता है केमिकल नेचर, ठीक है। तो ये कहते हैं ना फिज़िकल स्टेट्स वगैरह सुना हुआ, फिज़िकल स्टेट या फिर ऐसे फिज़िकल स्टेट केमिकल स्टेट अभी छोड़ते हैं, वो उसमें क्या कहते हैं प्योर, और वो सुना होगा प्योर और मिक्सचर सुना होगा आपने, ठीक है। प्योर और मिक्सचर, फिज़िकल स्टेट आएगा, ये दोनों आएंगे, प्योर और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा आपको सुनेंगे आप क्या, और जो मिक्सचर था हमारा ये
कहीं भी 9th का पहले चैप्टर में मिलेगा और 11th में भी पढ़ने को मिलेगा ये, ठीक है। ये कहीं डिलीट नहीं हुआ है वैसे, खाली कहा जा रहा था। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, तो प्योर सब्सटेंस में जो हमारे भैया वो आ जाता है, एलिमेंट आ जाता है और कंपाउंड आ जाता है हमारा, तो वो प्योर। अब किसने ये कह दिया कि भैया टाइप बताने से पहले ये बताओ कि प्योर है क्या, तो प्योर वो है जिसकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स होगी। द सब्सटेंस which composition is fixed भैया हमने कहा पानी चाहे जापान से उठा लो या चीन से उठा लो या भारत का ले लो, सबका जो कंपोजिशन होगा वो H2O ही होगा। तो पानी प्योर में, खैर वो कंपाउंड में आएगा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में ही वो आएगा क्योंकि इसको इस H2O फिक्स है, कहीं H3O नहीं मिलेगा आपको। तो ये वाटर हमारा, ठीक है, पीने वाला वाटर होगा H2O ही मिलेगा। तो ठीक, अब इसमें जो आते हैं दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। वो दो चीज़ें इस प्रकार आती हैं कि वो जैसे हमारा हो गया एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट आ जाता है और कंपाउंड आ जाता है, ठीक है। अब देखिए भैया इसके एलिमेंट के लिए फिक्स रेशियो की मतलब बात कीजिए नहीं, ये किसी को कंपोज करता ही नहीं। जैसे मान लीजिए सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है। मान लीजिए सोडियम जो हमारा है उसका हमने NaCl को, इसका वो सिंबल होता है, तो हमने सोडियम को उठाया, मतलब सोडियम को मतलब उठाया पत्थर जैसा थोड़ा सा ढेला उठाया, ठीक है। तो जो सोडियम ही सोडियम होंगे, खाली एटम ही, ठीक है। जैसे कि ऐसा लिख सकते हैं विच इज कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। एक ही तरीके के एटम से बना हो भैया। 118 एलिमेंट अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो सारे एलिमेंट ही है, हम जानते हैं। कहते हैं भैया, कहते नहीं ये एटॉमिक नंबर है उसका, बता भाई एलिमेंट कौन सा है, 20 किसका है, तो कहेंगे कैल्शियम का है, 19 किसका है, पोटेशियम का है, ठीक है। तो ये है लगभग। और कंपाउंड में विच इज़ कंपोज बाय मोर देन वन एटम, एक से ज़्यादा एटम से मिलके बनेगा और वो क्या कहते हैं, उसका फिक्स रेशियो होगा भैया। H2O तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 2 रेशियो 1 में ये हमेशा मिलेगा। इसे कहते हैं रेशियो ऑफ एटोमिसिटी, मतलब हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन, तो एटोमिसिटी का रेशियो यही होगा, ठीक है, एटोमिसिटी रेशियो। और अगर हम मास पे जाए तो भैया इसका मास 2 होता है हाइड्रोजन का और उसका होता है 16, तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो इसका कहते हैं मास रेशियो। जो मास रेशियो होगा वो होगा उसका A1:8 हमेशा होगा H2O का मास रेशियो, ठीक है। ये मास रेशियो हमें मिल गया, एटोमिसिटी रेशियो भी हमें मिल गया। उसके बाद अब बात करते हैं, ठीक है। हमने एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में अच्छे से जान लिया, इसमें अब कोई नहीं वैसे डाउट आ सकते हैं आपकी तरफ से, इंटरेस्ट जैसा आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से पूछिएगा। अब जैसे हमारे पास आ गया मिक्सचर, अब मिक्सचर में काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। मिक्सचर हमारा आ गया, तो मिक्सचर में क्या है कि 2 तरीके की मिक्सचर हम पढ़ते हैं वैसे, ठीक है। एक हमारा आ जाता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक हमारा आ जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस मिक्सचर में भैया, ठीक है, मिक्सचर वैसे क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसका कंपोजिशन फिक्स ना हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस अभी पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा वो डिफरेंस देखना। द सब्सटेंस which is not composed in fixed ratio, in fixed ratio, ठीक है। मान लिया भैया हवा है हमारी एटमॉस्फेयर में, जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है उसकी हमने परसेंटेज तो निकाल ली,
अब ये कब बदल जाए उसके बारे में हम नहीं बता सकते उसके बाद, ठीक है। ये तो अलग अलग मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है, कहीं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो एक वो पूरी हवा तो बनाते हैं लेकिन कोई एक कंपाउंड नहीं बनाते सब मिलके, तो इसीलिए वो मिक्सचर है, ठीक है। एक तो एक से ज़्यादा आइटम से मिलके बने, उसका और मॉलिक्यूल से बन के, और उसका फिक्स रेशियो भी नहीं है कि इसी रेशियो मिलेंगे। हम बुक में अक्सर पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, बचा 1%, उसमें कुछ ऑर्गन होगा, नियॉन होगा, ठीक है। ऑर्गन का 0.02 पड़ा, ठीक है। बाकी हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन देख लिया, CO2 भी होगा, कुछ ना कुछ 0.001 ऐसे कुछ CO2 मिलेगा। तो ये एक एवरेज स्टडी है, ठीक है। तो इस एवरेज स्टडी को मिक्सचर में डाल दिया, जो इसका क्योंकि इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं था, ठीक। अब मिक्सचर में हमने पढ़ा कि इसके 2 टाइप के मिक्सचर पाए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ रहा था इन चीज़ों में, तो उसको 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। जहाँ पे एक्सेप्शन आता है उसको अलग ही ब्रांच दे दी जाती है। तो यहाँ पे एक होमोजीनियस मिक्सचर पाया गया, और दूसरा हमारा हेट्रोजीनियस आ गया। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस में क्या होता है कि ये यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, ठीक है। इसको हम बाहर से देखें, चीनी पानी में मिला दे, नमक पानी में मिला दे, तो जो दिखेगा इसका लुकिंग होगी इसकी, वो सब हर जगह से एक ही होगी, ठीक। ये लाइन बुक की है, ये बुक में भी यही लाइन, ये ठीक है, ये सीधा लिखना, इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ऐसा लिखना, इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और लिखना अ मिक्सचर विच इज़, इसकी जगह, ठीक है, इट की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, अ मिक्सचर विच इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, अ मिक्सचर विच इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। तो अब हमारा हेट्रोजेनियस, जिसमें मैंने बता दिया शुगर सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल में आगे हमारा शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, चीनी मिला दिया भैया पानी में, ठीक है। अब हवा भी होमोजेनियस मिक्सचर मानी जाती है, और सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक मिला दिया पानी में, ठीक है। अब भैया अब हेट्रोजेनियस में जैसे काफ़ी मूर्खों वाला मिक्सचर लगेगा कि हमने इसमें इसको तो हमने मिलाया, मान लो पी लेंगे, इस्तेमाल तो कर ही लेंगे। हेट्रोजीनियस में जैसे हमने नमक को, चीनी को रेत में मिला दिया, चीनी हो गई बर्बाद। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर या मिक्सचर विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म थ्रू आउट से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो होमोजीनियस में था उसका था कि ये 2 कण मिले हैं ना, वो एक दूसरे से इस तरीके से मिल गए हैं ना, जैसे 2 लोग एक दूसरे से, तो हम पहचान नहीं सकते कि ये वाला पहले था, ये वो वाला था, 2 हम पहचान नहीं सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा चीनी और पानी को मिला दिया, फिर कौन पहचानेगा कि कहाँ है चीनी कहाँ है पानी, दोनों एक दूसरे से मिल गए, बिल्कुल घुल मिल गए। लेकिन अगर चीनी को अगर हम पानी में मिला दें, ठीक, लेकिन अगर हम चीनी को पानी में मिला दें, ठीक है, नहीं ठीक, लेकिन हम इसके हेट्रोजीनियस का एग्जांपल ले रहे थे। तो इसमें अगर हम क्या कहें कि अगर शुगर को मिला दें, जो हमारी चीनी, शुगर को रेत में, शुगर विथ सैंड, ठीक है, तो ये एक दूसरे से मिले ही नहीं। चीनी अलग नजर, आप चुन के चीनी का दाना खा भी सकते हैं, थोड़ा रेत का टेस्ट आ सकता है, तो एक दूसरे से इस तरीके से नहीं मिले, ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं है, ठीक है। हम आसानी से इसको अलग भी कर सकते हैं, छन्नी में छान सकते हैं आराम से, लेकिन लेकिन जो होमोजेनियस में था, इनके जो कंपोनेंट्स थे, जैसे मान लीजिए चीनी और पानी, इनको अलग करने के लिए इतना आसान तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारे हेट्रोजीनियस के कंपोनेंट है उसको छन्नी में छान देंगे तो इसको फिजिकल तरीके से ना, फिजिकल मेथड से हम इसके कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर
we can separate the its components by simple physical method, but we can't do so in homogeneous mixture. We can't do so in homogeneous मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमारा जो सिंपल फिजिकल मेथड है, छन्नी से छान दो या कोई वगैरह कोई और मेथड हमें मिला, ठीक है, इवेपोरेट कर दो, तो वो मेथड हमारा, तो ये दो बता दिए, बाकी जो हमारे हैं, ठीक है, फिजिकल। अब एक छन्नी छान दी, एक तो चुन के अलग कर लेंगे, ठीक है, एक माइक्रो को मैक्रो में मिला दो तो मैक्रो वालों को बाहर निकाल लो, ठीक है भाई। तो मैंने एक चौक लिया, इस डब्बे को मिला दिया तो चौक डब्बा अलग कर दो, बस। तो ये हम चुन के भी हटा सकते हैं, ठीक है। ये तो हेटेरोजेनियस में फिजिकल वो मेथड से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इसके कंपोनेंट को, लेकिन होमोजेनियस में नहीं कर सकते क्योंकि ये एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, ठीक। तो हम अलग नहीं कर सकते इसको, बिल्कुल, ठीक। तो ये होमोजेनियस हेटेरोजेनियस के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं। मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या है हमारे पास, वो है कि जैसे दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ठीक है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक, और एक की केमिकल प्रॉपर्टी अभिक्रियात्मक प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको, ठीक है, या रासायनिक प्रॉपर्टी रासायनिक विशेषता कह सकते हैं। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और दूसरी हमारे आती है केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमें पढ़ना है वो ये है कि जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, द प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर, हम उसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, हम उसके कंपोजिशन को चेंज किए बिना ऑब्जर्व कर सकते हैं। विच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इट कंपोजिशन, चेंजिंग, ठीक, चेंजिंग इस कंपोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी आ गई, जैसे किसी का कलर बताना हो, शेप बताना हो, ठीक है, कलर, भैया किसी का कलर बताने के लिए हमें बस आंखों से देखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपकी अगर नज़र भी लग गई तो उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो कलर हो गया एक, और उसका ऑर्डर, उसमें से कैसी स्मेल आ रही है, ठीक है, और ये चीज़ें हैं। कुछ शेप बता दीजिए आप उसका कि भैया किस शेप का है, स्फेयर है, गोल है, भैया प्लेट है, कौन से शेप का है, ठीक है। तो ये हम बिना कंपोजिशन के चेंज हुए भी आसानी से बता सकते हैं, ठीक। तो ये हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी। उसके बाद जो है, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी आती है। केमिकल प्रॉपर्टी में आती है, केमिकल प्रॉपर्टी में आती है क्या, अब जैसे फिजिकल में आप जो मैंने कहा विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, तो आप ये समझ गए होंगे इसमें तो कंपोजिशन चेंज होगी, ठीक है। मेजर और ऑब्जर्व
by changing its composition, by changing its composition। भैया किसी को अगर हमें रिएक्ट करवाना है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी रिएक्शंस आ जाती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिएक्शन जो होती हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी ही उनकी बताती है, ठीक है। इस वक्त मतलब इस प्रॉपर्टीज़ में केमिकली जो इनका कंपोजिशन होता है वो हो जाता है चेंज, ठीक है, ठीक है। जो इसका कंपोजिशन की बनावट है वो चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम सोडियम कार्बोनेट को किसी मतलब जैसे मान लीजिए एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं हम, एसिड और बेस को, ठीक है। तो अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो भैया ये सैल्ट वाटर बना लेगी, ठीक है, ठीक। तो इनकी प्रॉपर्टी हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ ली, लेकिन इनके कंपोजिशन आगे जाके हो गए चेंज, ठीक है। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गया, ठीक थी। हमारी केमिकल प्रॉपर्टी का जो टॉपिक था ये निकल गया। अब इसके बारे में आप जानते हैं कुछ चीज़ें, उन चीज़ों में जो चीज़ आती हैं वो कुछ ऐसी है। फिज़िकल जान लिया हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जान ली, ठीक है। अब जानते हैं हम कुछ, आपने सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह सुने होंगे, डायमेंशनल एनालिसिस सुने होंगे, ठीक है। तो जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स भैया फिज़िक्स में भी है, ठीक है, और इधर भी मिल ही रहा है, सिग्निफिकेंट केमिस्ट्री में भी है, बहुत ज़रूरी है जानना। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो तो सब ज़रूरी होता ही है, ठीक। सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो हमें मिलेगा वो है, जैसे इसके 4 या 5 कानून हैं इसके, ठीक। तो इन 4-5 कानून में इसके क्या है बाद में वो भी पढ़ेंगे। जैसे बेसिक यूनिट क्या थी, डेराइव यूनिट क्या थी, सब्सिडियरी यूनिट क्या थी, ठीक है, रेडियन स्टेरेडियन क्या है, वो सॉलिड एंगल जो होते हैं, इन सब के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है हमारा, उसमें था पहला तो कानून इसका ये कहता है कि ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर डेफिनेशन पहले मैं बताऊँ तो ये है कि, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट नॉन विथ, ठीक है, ठीक, अनसर्टेनिटी, नंबर ऑफ डिजिट नॉन विथ सर्टेनिटी। वह सर्टेनिटी का मतलब है जो हमें पता है, ये फिक्स ये है ही, ठीक है, ठीक। कहेंगे 5000 तो इसमें कहेंगे 5 और 2 जीरो तो आने ही हैं, तो ये सर्टेन है, ठीक है। लेकिन उसके बारे में भी सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो नॉन विथ सर्टेनिटी +1 अनसर्टेन डिजिट, इस अनसर्टेन डिजिट में वो डिजिट आ जाएगा जो सर्टेन नहीं है, वो बदल रहा है, ठीक है, वो फिक्स है, वो धीरे धीरे मतलब समय आने पे बदल जाएगा, ठीक है। वो हमारी ऑब्जर्वेशन में एक्यूरेट हमें मेज़र नहीं हो रहा, वो बदल रहा है कि मैं मेज़र कर रहा हूँ तो आप मेज़र कर रहे हैं, धीरे धीरे ये बदल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर, ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो नॉन जीरो डिजिट से भैया सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब ठीक है, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है भैया। नॉन जीरो डिजिट, अच्छा हाँ, जैसे जितने भी जीरो आ जाए 1 और 2 के बीच में भैया संख्या है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। वहीं आप देखते हैं सिग्निफिकेंट जो नॉन जीरो डिजिट, तो कुछ भी लिख लो, बस जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो इसमें भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, तो ये हमारे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें प्राप्त हो गए। ठीक, मतलब 2 कानून हमें प्राप्त हो गए, ये 2 कानून। ठीक है, और इसके बाकी कानून जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कानून है हमारे, काफ़ी अच्छे रूल हैं इसके। राउंड ऑफ में और भी मज़ा आता है, राउंड ऑफ करते समय इनके एडिशन के रूल भी है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, और इन सब के रूल जो हैं वो है। तीसरा कानून ये कहता है कि अगर जैसे ठीक है, द नॉन ज़ीरो डिजिट ठीक है, डिजिट एट द राइट मोस्ट दायां, मतलब सीधा दाएं हाथ का, जैसे ये आपका मेरा दायां, आपका भी दायां ऐसे ही होगा, तो आपका दायां बस इधर होगा, तो एट द राइट मोस्ट साइड आर सिग्निफिकेंट फिगर, राइट मोस्ट साइड आर द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ठीक, जैसे कि पॉइंट एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया 0.0035, तो भैया यहाँ पे ये 2 राइट मोस्ट, मतलब राइट मोस्ट साइड ऑफ द आर दी, ठीक है, राइट मोस्ट साइड ऑफ द डेसिमल ऑफ, यहाँ लिखना ऑफ द डेसिमल, क्योंकि डेसिमल लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ डेसिमल के ऊपर ही पॉइंट है। ठीक है, तो ये भैया, ठीक है, राइट मोस्ट साइड ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये दोनों हमारे, मतलब यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे मिल गए। ठीक है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें प्राप्त हो गए, क्योंकि वो राइट मोस्ट साइड पे थे। ठीक, अब वहीं अगर आप डेसिमल लगाते हैं, चौथा, ठीक, एनी, ठीक है, एनी एग्जैक्ट नंबर विथ डेसिमल, ओके, with decimal and the 0 after decimal, and the 0 after decimal gives as usual significant figures। तो इसके as usual significant figure हमें ये देता है, जैसे कि मान लिया, जैसे 5 लिख लिया, दशमलव लगा दिया, 0 एक रूल। ठीक है, तो इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि दशमलव यहाँ लगा है। अगर ये डेसिमल यहाँ नहीं होगा, खाली 5 होगा, तो खाली एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, लेकिन यहाँ लगा है डेसिमल, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसका मतलब ये है कि हमें जो सर्टेनिटी थी वो 4 डिजिट तक हमें पता है कि यही होगा। मान लीजिए ये वैल्यू बाद में बदलती है तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये खैर एक एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, इसे अगर यहाँ डेसिमल के साथ है तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ होंगे। ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमें मिल जाएं, इसमें है। और बस एक 5वां कानून इसका और है। ठीक है, तो वो 5वां कानून क्या है, उसे करने के बाद वो कानून बहुत ही अच्छा है, मतलब ठीक है, उसमें क्या है कि अगर कोई, जो हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी देख लीजिए, जैसे कोई भी नंबर है, भैया किसने कहा है एवोगैड्रो में कितने, एवोगैड्रो नंबर बताओ। ठीक है, एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या था, एवोगैड्रो कांस्टेंट तो कहते हैं कि ऐसे, एवोगैड्रो कांस्टेंट जैसे हम तो यूजुअल ऐसे ही लिखते हैं कि जैसे 6.022
10 की पावर 23, ठीक है। तो इसे ये डिजिट जो इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। इसे साइंटिफिक नोटेशन देना किसी भी नंबर को, क्योंकि अगर इसको हम खोल के लिखें तो जीरो लगाते लगाते इंसान अंधा भी हो सकता है कि उसे पता विश्वास ही ना हो कि कितने जीरो हैं। ऐसे हमने लिख दिया तो उसे विश्वास भी हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे। तो कोई भी ऐसा साइंटिफिक नोटेशन हो, ठीक, कोई भी ऐसे साइंटिफिक नोटेशन हो, जैसे एवोगाड्रो कांस्टेंट था, उस समय इसको नहीं देखते, ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता, खाली ये आता है जो 1 से 10 के बीच में जो डिजिट है वो आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें 1 2 3 4 इसके डिजिट हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमें इसमें मिल जाएंगे। तो ये इसके 5वां कानून था, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक हमारा आज का ख़त्म हुआ। तो बाकी हम करते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू।